हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोले का ज्ञान में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा रचित दो गद्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो देखिए दोस्तों, गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा रचित दो गद्य रचनाएं हैं श्रृंगार रसमंडन और यमुनाष्टक। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा भी कुछ इनकी अन्य रचनाएं हैं जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई हैं। वो रचनाएं हैं भक्ति निर्णय, सुबोधिनी का टीका और अणुभाष्य। तो ये रचनाएं भी आप नोट कर सकते हैं। देखिए, 5 रचनाएं हमने यहाँ पर गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की यहाँ पर चर्चा की हैं। श्रृंगार रसमंडन, यमुनाष्टक, भक्ति निर्णय, ये लिखी हुई है भक्ति निर्णय, सुबोधिनी का टीका और अणुभाष्य। ये 5 रचनाएं हैं जो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की आपको नोट डाउन करके रखनी है, याद रखनी है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ गोस्वामी विट्ठलनाथ जी का थोड़ा बहुत परिचय भी आपको पता होना चाहिए। ये थे वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक। किस संप्रदाय के? वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। प्रवर्तक मतलब जो संप्रदाय के लिए मतलब जिन्होंने इसका विस्तार किया, प्रचार किया, वो प्रवर्तक कहलाते हैं। ठीक है, तो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। और वल्लभाचार्य जी कौन थे? तो वल्लभाचार्य जी के बारे में जानकारी जरूरी है। वल्लभाचार्य जी सूरदास जी के गुरु थे। किसके गुरु थे? सूरदास जी के गुरु थे। तो ये जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। प्रश्न में पूछ सकता है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो वल्लभाचार्य था। क्लियर है? और वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे गोस्वामी विट्ठलनाथ। तो क्लियर हो गया, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक या फिर कह सकते हैं वल्लभाचार्य जी के पुत्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि 252, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 252 है साथ में। प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है, नीचे मैंने लिख दिया है 52। 252 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में रचित गद्य रचना है? इसकी भाषा पूछी गई है, लेकिन हम भाषा के साथ साथ इसके लेखक के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उनकी क्या महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये भी डिस्कस करेंगे। हम सब कुछ डिस्कस करके चलेंगे इसके आज के इस वीडियो में। तो देखिए, 252 वैष्णवन की वार्ता किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। इसके अलावा एक और रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता। ये रचना भी ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो दोनों वार्ता ग्रंथ हैं। 2 वार्ता ग्रंथ लिखे थे। किसने लिखे थे? गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने 2 वार्ता ग्रंथ लिखे थे। एक का नाम था 252 वैष्णवन की वार्ता और दूसरे का नाम था 84 वैष्णवन की वार्ता। दोनों ही रचनाएं गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने लिखी हैं। ये भी वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्होंने भी वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया है। लेकिन बस खास बात यह है कि ये गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के। तो ध्यान दीजिए, गोस्वामी विट्ठलनाथ के पुत्र थे कौन? गोस्वामी गोकुलनाथ। और यदि हम बात करें कि गोस्वामी विट्ठलनाथ किसके पुत्र थे, तो वल्लभाचार्य जी के। तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ और विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ। तो क्लियर हो गया। 3 यहां पर पीढ़ियां हमें देखने को मिल रही हैं। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ और विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ। तो गोकुलनाथ जी ने 2 रचनाएं लिखी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उनकी वार्ता ग्रंथ है। एक वार्ता ग्रंथ का नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता, दूसरे का नाम है 252 वैष्णवन की वार्ता। दोनों ही ब्रज भाषा में है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, सभी लोग जानते हैं। भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। लिखा हुआ है भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का विकास किस गद्य से माना जाता है? प्रश्न में पूछा गया कि खड़ी बोली का विकास मुख्यतः किस गद्य से माना जाता है? ध्यान दीजिए, खड़ी बोली के विकास की बात कर रहे हैं। तो खड़ी बोली का विकास सभी लोग जानते हैं ब्रजभाषा और राजस्थानी गद्य से माना जाता है। किस गद्य से माना जाता है? खड़ी बोली का विकास कहां से हुआ है? तो ब्रजभाषा और राजस्थानी गद्य से खड़ी बोली का विकास हुआ। और ब्रजभाषा की अभी हमने 2 रचनाएं पढ़ी हैं, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना जाता है? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसको माना जाता है? खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कवि गंग द्वारा रचित
चंद छंद वर्णन की महिमा को माना जाता है। तो रचना याद रखिएगा, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना का नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा। ये पूरा एक नाम है, चंद छंद वर्णन की महिमा, और इसके रचनाकार हैं कविगंग। कौन है? कविगंग। तो ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली की प्रथम रचना, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। और यदि प्रश्न थोड़ा घुमाकर पूछ ले कि खड़ी बोली गद्य के प्रथम रचनाकार कौन है, तो कविगंग हो जाएंगे। नॉर्मल सी बात है, जिसने प्रथम रचना लिखी है तो वही प्रथम रचनाकार होंगे। तो खड़ी बोली गद्य के प्रथम गद्य रचनाकार हैं कविगंग, उनकी रचना का नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा। तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला सकते हैं आप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक और उनकी रचना बताइए। तो दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक और उनकी रचना का नाम है, तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें लेखक के बारे में बात करें तो ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज, नाम अलग है, थोड़ा कठिन नाम है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक माने जाते हैं। और यदि इनकी रचना के लिए हम बात करें, इनकी रचना कौन सी है, तो इनकी रचना का नाम है मिराजुल आशिकीन। रचना भी थोड़ी सी अलग है, तो आप इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दक्षिणी हिंदी, प्रश्न को अलग समझिए, यहां पर था खड़ी बोली गद्य के प्रथम रचनाकार और उनकी रचना, यहां पर है दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक और उनकी रचना। तो देखिए दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज, थोड़ा नाम अलग है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज, और इनकी रचना का नाम है मिराजुल आशिकीन। तो यदि प्रश्न पूछा जाता है पेपर में कि दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक, तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित पत्र कौन सा है। प्रश्न में पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित पत्र। तो देखिए सब लोग जानते हैं, पहले जो अपन को जानकारी राजा राम मोहन राय के बारे में बिल्कुल नॉर्मल बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इसके अलावा ये आधुनिक भारत के जनक माने जाते हैं, आधुनिक हिंदी गद्य का जनक नहीं, कंफ्यूजन मत आप पालिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, आधुनिक भारत के जनक माने जाते हैं। यानी जो आधुनिक भारत था वहाँ पर कैसी सभ्यता और कैसे समाज का निर्माण हुआ, वो निर्माण राजा राम मोहन राय ने ही बहुत हद तक उसमें भूमिका निभाई थी। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इनको आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। ये नॉर्मल जानकारी आप इनके बारे में रख सकते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा संपादित पत्र कौन सा है, तो बंगदूत, पत्र का नाम है बंगदूत, 1829 में कलकत्ता से संपादित हुआ। कहाँ से? कलकत्ता से संपादित हुआ। पत्र का नाम है बंगदूत, 1829 में संपादित हुआ है। 1829 में राजा राम मोहन द्वारा संपादित है। क्लियर है। और इस पत्र की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विशेषता, खास विशेषता थी, ये एक साथ 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। कौन कौन सी? हिंदी भाषा में, बांग्ला भाषा में, अंग्रेजी भाषा में और फारसी भाषा में। एक साथ 4 भाषाओं में प्रकाशित होने वाला एकमात्र पत्र था बंगदूत। इसके जो संपादक थे राजा राम मोहन राय थे। 1829 में कलकत्ता से संपादित हुआ। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब और कहां हुई। प्रश्न पूछ रहा है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग जानते हैं कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना काशी बनारस से हुई। काशी पहले नाम था, अब वर्तमान में इसको हम बनारस या वाराणसी के नाम से जानते हैं। बनारस और वाराणसी इसके प्रचलित नाम है वर्तमान में, लेकिन प्रारंभ में इसको काशी के नाम से जाना जाता था। और इसकी स्थापना किस सन में हुई? 1893। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 में हुई। कहाँ हुई? काशी उत्तर प्रदेश में हुई। किसने की? बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास जी ने काशी उत्तर प्रदेश में की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुवादित कृतियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुवादित कृतियों का नाम है, इन्होंने शकुंतला, रघुवंश और मेघदूत 3 रचनाएं की हैं, लेकिन इनकी ये अनुवादित कृतियां हैं, यानी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। लेकिन जो मौलिक रचनाएं हैं,
मौलिक रचनाएं कालिदास जी ने रचित की हैं संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत भाषा में कालिदास जी ने रचित की हैं। उनके नाम है, जो शकुंतला रचना राजा लक्ष्मण सिंह जी ने अनुवादित की है, मौलिक रचना का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। रघुवंश की मौलिक रचना का नाम है रघुवंशम। मेघदूत की मौलिक रचना का नाम है मेघदूतम। तो अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम, ये तीनों रचनाएं कालिदास जी ने संस्कृत भाषा में लिखी हैं और इनका हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया है और इन्होंने थोड़ा सा नाम बदल दिया है। अभिज्ञान शकुंतलम को इन्होंने शकुंतला नाम दिया है, रघुवंशम को रघुवंश नाम दिया है और मेघदूतम को मेघदूत नाम दिया है। तो राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुवादित कृतियां शकुंतला, रघुवंशम, शकुंतला, रघुवंश, मेघदूत हैं और इनके जो मौलिक रचनाकार हैं वो हैं कालिदास जी। रचनाओं के मौलिक नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तदीय समाज की स्थापना किसने की? तदीय समाज की स्थापना किसने की? तो तदीय समाज की स्थापना भाल तेंदु हरिश्चंद्र जी ने की। कब की? 1873 ईस्वी में। तो सन भी याद रखिए, 1873 ईस्वी में भालतेंदु हरिश्चंद्र जी ने तदीय समाज की स्थापना की। अब भालतेंदु हरिश्चंद्र जी से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि भालतेंदु की उपाधि इनको कब प्रदान की गई? तो देखिए, भालतेंदु हरिश्चंद्र जी को भालतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में काशी के विद्वानों ने प्रदान की। किसने प्रदान की? काशी के विद्वानों ने। कब प्रदान की? 1880 में प्रदान की। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु मंडल में प्रमुख रचनाकारों का नाम उल्लेख कीजिए। यानी जो भारतेंदु मंडल में शामिल थे, भारतेंदु के समकालीन थे और भारतेंदु मंडल में शामिल थे। ठीक है, तो कौन कौन से थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि भारतेंदु मंडल अगर किसी मंडल का नाम है तो उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र उपस्थित हैं, तभी उसका नाम भारतेंदु मंडल है। इसके अलावा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास, ये इतने लोग भारतेंदु मंडल में शामिल थे। तो ये सिर्फ भारतेंदु मंडल के ही नहीं, आप इनको भारतेंदु युग के नाम से भी जान सकते हैं। भारतेंदु युग में कौन कौन से लेखक आते हैं, ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसका सीधा सीधा उत्तर आपके पास है। ये सभी जितने लेखक, जितने रचनाकार हैं, वो सभी भारतेंदु युग से संबंधित हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी और लाला श्रीनिवास दास, ये सभी भारतेंदु युग या भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरस्वती पत्रिका से बहुत ही ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रख सकते हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? चिंतामणि घोष। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ लोग यहां पर महावीर प्रसाद द्विवेदी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक रहे हैं, लेकिन प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। सरस्वती पत्रिका की स्थापना 1900 ईस्वी में हुई थी। किस सन में हुई थी? 1900 ईस्वी में, और प्रथम संपादक चिंतामणि घोष बने थे। लेकिन 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने बाबू श्याम सुंदर दास जी, और 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने महावीर प्रसाद द्विवेदी। जहां से इसको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई है वो तब प्राप्त हुई है जब इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने हैं 1903 ईस्वी में। और 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही इसके संपादक रहे। इन्होंने ही इसका संपादन किया और यहां से सरस्वती पत्रिका को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और सभी लोग जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हो गया था। ठीक है, तो देखिए चिंतामणि घोष कौन थे? चिंतामणि घोष इंडियन प्रेस के संपादक थे, संस्थापक थे। यानी कि इंडियन प्रेस, अब प्रेस क्या होता है? जहां से काफी पत्र पत्रिकाएं और किताबों का, पुस्तकों का जहां पर छपने का काम होता है, उस जगह को हम प्रेस बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। तो इंडिया में जब
छपने के कार्य के लिए स्थापना की गई, तो उस जगह का नाम था, उस संस्था का नाम था इंडियन प्रेस। तो इंडियन प्रेस के संस्थापक का नाम था चिंतामणि घोष, और चिंतामणि घोष ने अपने ही अंडर में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य प्रारंभ किया, यानी इन्होंने ही सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। लेकिन प्रसिद्धि की बात करें कब मिली, तो जब महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। 1903 से लेकर 1920 तक इन्होंने इसका संपादन किया और सरस्वती पत्रिका को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल हुई। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की 4 रचनाएं बताइए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की 4 रचनाओं के नाम है संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, कवि और कविता और आत्मनिवेदन। ये सभी जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की 4 रचनाएं हैं। काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक महान साहित्यकार थे, पत्रकार थे। पत्रकार क्यों थे, हम लोग जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी एक महान साहित्यकार, पत्रकार और युग प्रवर्तक रहे हैं। युग प्रवर्तक इसलिए क्योंकि इनके नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। तो क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1903 से लेकर 1920, मैंने बार बार बताया, सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है 1903 से लेकर 1920 के बीच में, और यहाँ से ही सरस्वती पत्रिका को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल हुई। अब द्विवेदी युग के 2 नाटककारों के नाम आंसर करिए। तो द्विवेदी युग के 2 नाटककार कौन कौन से हैं? द्विवेदी युग के 2 नाटककार हैं राधाचरण गोस्वामी और वृंदावन लाल वर्मा। राधाचरण गोस्वामी और वृंदावन लाल वर्मा द्विवेदी युग के 2 नाटककार हैं। अब राधाचरण गोस्वामी जी की रचना का नाम है श्रीदामा और वृंदावन लाल वर्मा की रचना का नाम है सेनापति उदल। ये 2 नाटक इन्होंने लिखे हैं। द्विवेदी युग के 2 नाटककार राधाचरण गोस्वामी और वृंदावन लाल वर्मा हैं। इनके नाटकों का नाम श्रीदामा और सेनापति उदल है। राधाचरण गोस्वामी ने श्रीदामा नाटक की रचना की है और वृंदावन लाल वर्मा जी ने सेनापति उदल नामक नाटक की रचना की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के 2 उपन्यासों के नाम लिखने को बोला गया। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय के 2 उपन्यास कौन कौन से हैं? अधखिला फूल है और ठेठ हिंदी का ठाठ है। तो अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित उपन्यास है। अब आइए हम अयोध्या सिंह उपाध्याय के कुछ अन्य रचनाएं, कुछ अन्य उपन्यासों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की अगर हम प्रमुख अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो अभी हमने अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ हमने चर्चा कर ली है। इसके अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कुछ अन्य रचनाएं हैं, उनके बारे में देखिए। इनके उपन्यास, कुछ अन्य उपन्यास हैं, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चौबते और चोखे चौपदे। चुभते चौपदे और चोखे चौपदे, ये इनकी कुछ अन्य उपन्यास रचनाएं रही हैं। इसके अलावा अगर अयोध्या सिंह उपाध्याय की हम बात करें तो ये द्विवेदी युग के रचनाकार रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न इनसे ये बनता है कि इनको कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय को, हरिऔध जी को कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो इनकी कुछ जो रचनाएं हमने चर्चा की वो हैं अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे और चोखे चौपदे। ये हमने 6 इनके उपन्यासों के बारे में हमने अभी चर्चा की है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपने देख लिया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के उपन्यास, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। यहाँ पर आपको प्रश्न में उत्तर मिल गया है, ठीक है। अगर हम द्विवेदी युग के रचनाकारों की या लेखकों की बात करें, हमने भारतेंदु युग की अभी हमने बात कर ली भारतेंदु मंडल में। अगर हम द्विवेदी युग के कुछ हम अगर कवि या रचनाकारों की बात करें तो आपको देखिए मैथिली शरण गुप्त का नाम याद रखना है, राम नरेश त्रिपाठी का याद रखना है, श्रीधर पाठक का याद रखना है, और अभी अभी मैंने बताया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और इसके अलावा सभी लोग जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक हैं। इनके नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंडित बालकृष्ण भट्ट के 2 नाटकों के नाम पूछे गए हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट के 2 नाटकों के नाम। तो देखिए इनके 2 रचित नाटक हैं, कालीराज की सभा और बाल विवाह। 2 नाटक इनके प्रमुख रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी के। तो इनके प्रमुख नाटक हैं कालीराज की सभा और
बाल विवाह। इसके अलावा कुछ अन्य नाटक हम बालकृष्ण भट्ट जी की आइए चर्चा कर लेते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जी के कुछ अन्य नाटक और इनकी रचनाएं हैं। देखिए, बालकृष्ण भट्ट आप सभी लोग जानते हैं भारतेंदु युग के ये लेखक रहे हैं, ये सफल पत्रकार रहे हैं, उपन्यासकार रहे हैं, नाटककार रहे हैं, निबंधकार रहे हैं। इन्होंने नाटक भी लिखे, निबंध भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, इसलिए इनको हम बालकृष्ण भट्ट जी को हम एक सफल पत्रकार, उपन्यासकार और नाटककार, निबंधकार के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इनकी प्रमुख पत्रिका का नाम सभी लोग जानते हैं, हिंदी प्रदीप इनकी प्रमुख पत्रिका रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पेपर में पूछ लेता है। अब हम बात करते हैं इनकी जो अन्य इनके नाटक हैं, बाल विवाह और कालीराज की सभा के बारे में अभी हमने पढ़ लिया। इसके अलावा इनके अन्य नाटक हैं, रेल का विकट खेल, दमयंती स्वयंवर, चंद्रसेन, ये इनके प्रमुख नाटक रहे हैं। इसके अलावा इनके अगर हम उपन्यासों की अगर हम बात करें तो इनके उपन्यास रहे हैं नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान और 1 सुजान। ये इनके दो प्रमुख उपन्यास हैं जिनसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में हमने पूरा चर्चा कर ली। इनके प्रमुख नाटक रेल का विकट खेल, दमयंती स्वयंवर, चंद्रसेन और इसके अलावा हमने कालीराज की सभा और बाल विवाह, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। इनके उपन्यास हैं 100 अजान और 1 सुजान और नूतन ब्रह्मचारी, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है नूतन ब्रह्मचारी। और इनकी पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप, भारतेंदु युग के लेखक रहे हैं। अब आगे प्रश्न पूछा गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित 4 नाटकों के नाम बताइए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विषमौषधम, नील देवी और सती प्रताप। ये 4 नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषमौषधम, विशस्य विषमौषधम, नील देवी और सती प्रताप। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारतेंदु युग के हैं, सभी लोग जानते हैं, इनके नाम पर ही भारतेंदु युग का नामकरण हुआ है। थोड़ा उनके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर मैंने अभी बताया भारतेंदु युग का नामकरण हुआ, सभी लोग जानते हैं, हर कोई जानता है। इनको आधुनिक हिंदी का जनक बोला जाता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम इनकी रचनाओं की, नाटक की हम बात करें तो सत्य हरिश्चंद्र इंपॉर्टेंट नाटक है, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये इनके प्रमुख नाटक रहे हैं, ठीक है। तो इनको भी आप नोट डाउन करते रहिएगा, करके रखिएगा। इसके अलावा भी हमने कुछ इनकी जो नाटक 4 नाटक पढ़े वो थे वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विषमौषधम, नील देवी, सती प्रताप, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। ये 8 नाटक आप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नोट डाउन करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर हम निबंध की बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस निबंध रहा है। और इसमें हमने काफ़ी सारे प्रश्न इस निबंध से संबंधित हमें पेपर में देखने को मिल जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। यात्रा वृत्तांत की बात करें तो इन्होंने हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत लिखा है जिसका नाम है सरयू पार की यात्रा। ये हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत रचना है। तो प्रश्न पूछ लेता है कई बार आपसे पेपर में कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत किसके द्वारा रचित है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। नाम है सरयू पार की यात्रा, ठीक है। अगर पत्रिकाओं की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काफ़ी सारी पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें से प्रमुख पत्रिकाएं हैं हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधिनी, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। ये 4 पत्रिकाएं आप भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए याद रखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 4 पत्रिकाएं लिखी हैं। क्या इनका संपादन किया है हरिश्चंद्र चंद्रिका का, कवि वचन सुधा का, बाला बोधिनी का और हरिश्चंद्र मैगजीन का। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है मयंक मंजरी नाटक के नाटककार बताइए। तो मयंक मंजरी नाटक के नाटककार का नाम है किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है, किशोरी लाल गोस्वामी जी का नाटक है मयंक मंजरी। नाटक याद रखिएगा, नाटक का नाम है मयंक मंजरी। आगे बढ़ते हैं अगले हम प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राधा कृष्ण दास के 2 नाटकों के नाम
लिखिए राधा कृष्ण दास के दो नाटकों के नाम। तो राधा कृष्ण दास के द्वारा रचित नाटक हैं दुखिनी बाला और महाराणा प्रताप। ये दो नाटक इनके इंपॉर्टेंट हैं, दुखिनी बाला और महाराणा प्रताप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने एक उपन्यास लिखा है, राधा कृष्ण दास जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा है जिसका नाम है निस्सहाय हिंदू। तो इनका उपन्यास आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। राधा कृष्ण दास जी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक उपन्यास है निस्सहाय हिंदू। राधा कृष्ण दास जी अभी हमने चर्चा की थी भारतेंदु मंडल के एक प्रमुख रचनाकार रहे हैं, तो ये भारतेंदु युग से संबंधित है राधा कृष्ण दास जी। आगे अगर हम प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी की प्रथम एकांकी पूछा गया है। तो जयदत्त शंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूंट, रचना का नाम है, एकांकी का क्या नाम है, एक घूंट। इसके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक घूंट को हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। क्लियर है दोस्तों। एकांकी क्या होता है, अगर हम एकांकी की बात करें, एकांकी क्या होता है, तो ऐसा नाटक जो एक ही अंक में पूरा हो जाए। तो एक ही अंक में पूरा होने वाला नाटक एकांकी माना जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज की आंखों के रचनाकार कौन है। प्रश्न में पूछा गया है पृथ्वीराज की आंखों के रचनाकार कौन है। प्रश्न नंबर 21, पृथ्वीराज की आंखों के रचनाकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा आपके लिए हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। डॉक्टर रामकुमार वर्मा याद रखिएगा, हिंदी साहित्य में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है। वो स्थान है हिंदी एकांकी के जनक के रूप में। अभी हमने चर्चा की हिंदी की प्रथम एकांकी तो एक घूंट को माना जाता है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। लेकिन यदि पूछता है कि हिंदी एकांकी का जनक किसको माना जाता है, तो हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है राम कुमार वर्मा जी को। इनकी एकांकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए ये लिखी हुई हैं स्क्रीन पर, दीपदान, रेशमी टाई, एकलव्य, कौमुदी महोत्सव, सप्त किरण, जौहर और अभी अभी हमने पढ़ा है पृथ्वीराज की आंखें। ये सभी रचनाएं एकांकी रचनाएं हैं, रामकुमार वर्मा जी की रचनाएं हैं एकांकी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें से दीपदान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है। दीपदान रचना से ही इनको इतनी प्रसिद्धि हासिल हुई कि इनको हिंदी एकांकी का जनक कहा जाने लगा। हिंदी एकांकी में इन्होंने इतना ज़्यादा विकास किया, इतना ज़्यादा सुधार किया कि काफ़ी सारे लेखक इनसे प्रभावित होकर उन्होंने भी एकांकी रचना करना प्रारंभ कर दिया, और इसी कारण इनको रामकुमार वर्मा जी को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सूखी डाली एकांकी के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों सूखी डाली एकांकी के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी। तो इसको नोट डाउन करके रखिएगा, सूखी डाली एकांकी के रचनाकार हैं, उनका नाम है उपेंद्र नाथ अस्क। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सौंदर्योपासक के रचनाकार कौन है। प्रश्न में पूछा गया है सौंदर्योपासक के रचनाकार कौन है, तो ब्रजनंदन सहाय जी सौंदर्योपासक के रचनाकार हैं। और सौंदर्योपासक एक उपन्यास है, किस विधा की रचना है, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए, यह एक उपन्यास है और इसके रचनाकार हैं ब्रजनंदन सहाय जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा रचित दो उपन्यासों के नाम लिखिए। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित दो उपन्यासों के नाम लिखिए। तो इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं लवंग लता और कनक कुसुम। ये दो उपन्यास हैं जिनकी रचना किशोरी लाल गोस्वामी जी ने की है। इसके अलावा कुछ अन्य उपन्यास इनके जो है तारा और चपला, इसके लिए भी आप नोट रख सकते हैं। चपला मतलब होता है बिजली और तारा मतलब तो जानते ही हैं तारा होता है। तो एक प्रकार से इन्होंने आकाश से संबंधित कुछ रचनाएं लिखी हैं, यानी कि जैसे तारा और चपला, ये भी इनके उपन्यास हैं। ध्यान दीजिएगा उपन्यास है। किशोरी लाल गोस्वामी जी उपन्यासकार रहे हैं, नाटककार रहे हैं और इन्होंने संपादन कार्य भी किया है। फिलहाल जो हम इनकी रचनाएं पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं लवंगलता और कनक कुसुम, इसके अलावा तारा और चपला। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र के 4 उपन्यासों के नाम लिखिए। प्रश्न में पूछा गया है प्रेमचंद्र के 4 उपन्यास। तो 4 नहीं, हम यहाँ पर बल्कि और ज़्यादा इनके कम से कम 7-8 उपन्यास चर्चा करेंगे। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास हैं सेवा सदन, निर्मला, गबन
और गोदान, ये इनके 4 उपन्यास हैं जो आपको उत्तर में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ अन्य उपन्यास भी मैंने आपको यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र के लिए याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रेमचंद्र का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद्र जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो इनका अपूर्ण उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। ये इनके द्वारा रचित एक अपूर्ण उपन्यास है, जिसको ये पूरा नहीं कर पाए, उसका नाम है मंगलसूत्र। तो प्रश्न बन जाता है, प्रश्न आपको पेपरों में देखने को मिल जाता है, प्रेमचंद्र द्वारा रचित अपूर्ण उपन्यास का नाम लिखिए तो मंगलसूत्र। क्लियर है? अब हम आगे इनकी कुछ अन्य रचनाएं प्रेमचंद जी की देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के से संबंधित कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट रचनाएं, इम्पॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी का इनका जो सही नाम था प्रारंभ में, वो था धनपत राय। तो धनपत राय के नाम से मुंशी प्रेमचंद जी को जाना जाता है। इनका अन्य नाम था धनपत राय, और ये एक उपन्यासकार और जीवनी कहानीकार थे। मैंने अभी आपसे बता दिया इनके उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, गबन, गोदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि और मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है। ये सभी उपन्यास हमने इनकी चर्चा कर ली। अब इनकी कहानियों के बारे में चर्चा करें। ये उपन्यासकार और कहानीकार रहे हैं। उपन्यास हमने इनकी चर्चा कर ली, अब कहानियां और चर्चा कर लेते हैं। कहानियां हैं कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा, शतरंज के खिलाड़ी और ईदगाह। ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। तो क्लियर है? इनके बारे में मैंने बता दिया कि इनका प्रारंभ में इनका नाम धनपत राय था और ये उपन्यासकार कहानीकार रहे हैं। उपन्यास हैं इनके सेवा सदन, निर्मला, गबन, गोदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि और इनका एक अपूर्ण उपन्यास है जिसका नाम है मंगलसूत्र। इनकी प्रमुख कहानियां कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा, शतरंज के खिलाड़ी और ईदगाह, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। तो ये सभी मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दे दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, जानकारी अच्छी हो, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट लेखक हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सभी को इस चैनल के बारे में जानकारी दीजिए। उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए और आप हमें जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकें उतना हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यासों के नाम लिखिए तो कंकाल, तितली और इरावती। इरावती इनका एक अपूर्ण उपन्यास है। अभी हमने प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र पढ़ा था, अब जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास है इरावती। तो इनके उपन्यासों के नाम है कंकाल, तितली और इरावती, लेकिन इरावती जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास है। अब हम जान लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ जानना है वो ये है कि जयशंकर प्रसाद जी जो छायावाद युग के 4 स्तंभ प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा होते हैं, उनमें से जो प्रसाद हैं वो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। यानी जो प्रसाद जो हम छायावादी स्तंभ के अंतर्गत पढ़ते हैं, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, उसमें जो प्रसाद आता है वो जयशंकर प्रसाद जी के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। तो छायावादी युग के कवि थे और इनके अगर हम प्रमुख नाटकों की अगर हम बात करें तो इनके प्रमुख नाटक थे अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, प्रायश्चित्र, राजश्री और विशाख, ये इनके प्रमुख नाटक थे। तो जैसा कि जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के कवि थे, 4 स्तंभों में से एक थे, ये एक कवि भी रहे हैं, नाटककार रहे हैं, कहानीकार रहे हैं, उपन्यासकार रहे हैं, निबंध लेखन भी इन्होंने किया है। तो इन्होंने अनेकों विधाओं में रचनाएं की हैं, इसलिए शायद ये छायावादी युग के इतने महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। इनके हमने उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती के बारे में चर्चा की। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। इनके नाटक हमने देख लिए। अब देखते हैं इनके द्वारा लिखी गई कहानियों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो इनकी कहानियां थी, प्रमुख कहानियां थी छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, ममता, मधुआ और गुंडा, ये सभी कहानियां जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हुई हैं। और इसके अलावा कुछ काव्य रचनाएं भी इन्होंने की हैं, उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। प्रेम पथिक, चित्राधार,
कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सभी इनके द्वारा रचित काव्य रचनाएं हैं। सारी की सारी मैंने रचनाएं, इंपॉर्टेंट रचनाएं, हर कवि से संबंधित, हर लेखक से संबंधित इस वीडियो में ज़्यादातर मैंने समाहित की हुई हैं, ताकि इस वीडियो का निचोड़ पूरा ऐसा हो जाए कि आपको इसके अलावा कुछ ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, और जितना भी आपके पेपर में आए इसी वीडियो से आने वाला है। इस वीडियो से आप अपना अच्छा सा नोट्स बनाइए, वीडियो को पॉज करके सारी रचनाएं लिखते चलिए, बढ़िया अच्छे से तैयारी करते चलिए, हम पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। और इसके अलावा आप ध्यान रखिए, उर्वशी एक चंपू काव्य है जिसकी रचना भी जयशंकर प्रसाद जी ने की है। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, उर्वशी चंपू काव्य की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है। एक रचना अन्य है उर्वशी जिसकी रचना रामधारी सिंह दिनकर ने की है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो रामधारी सिंह दिनकर जी की अलग रचना है उर्वशी। यह एक चंपू काव्य है जिसका नाम भी उर्वशी है, लेकिन इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब बेटा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रेमचंदोत्तर प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। प्रेमचंद के उत्तर में, यानी प्रेमचंदोत्तर का मतलब है प्रेमचंद के बाद, उत्तर मतलब होता है बाद में, तो प्रेमचंद के उत्तर में, प्रेमचंद के बाद में प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन रहे उनके नाम लिखना है। तो जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, ये तीन प्रेमचंद के बाद के, प्रेमचंद के उत्तर के उपन्यासकार रहे हैं। यदि हम जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास की बात करें तो इम्पोर्टेंट उपन्यास इनका है त्यागपत्र, इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा, त्यागपत्र, ठीक है। अगर हम इलाचंद्र जोशी जी के उपन्यास की बात करें तो इनका उपन्यास का नाम है जहाज का पंछी। क्या नाम है? जहाज का पंछी, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा अज्ञेय जी के अगर हम उपन्यास की हम बात करें तो देखिए नदी के द्वीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नदी के द्वीप अज्ञेय जी द्वारा लिखित एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। आगे हम अज्ञेय जी की भी रचनाओं की चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट आपके लेखक हैं अज्ञेय जी, तो उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आप नदी के द्वीप, और इसके अलावा एक और अगर आप अज्ञेय जी का उपन्यास याद रखना चाहें तो शेखर एक जीवनी, ये भी अज्ञेय जी का इंपॉर्टेंट उपन्यास है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, घृणापथ उपन्यास के रचयिता कौन है? प्रश्न में पूछा गया है कि घृणापथ उपन्यास के रचयिता कौन है? तो देखिए घृणापथ उपन्यास के रचयिता का नाम है इलाचंद्र जोशी। अभी हमने इलाचंद्र जोशी का उपन्यास एक और पढ़ा है जहाज का पंछी, अब एक और पढ़ लिया घृणापथ, उसका नाम है घृणापथ। तो इलाचंद जोशी जी की भी हमने दो उपन्यास पढ़ लिए हैं, जहाज का पंछी और घृणापथ। आगे बात करते हैं जैनेन्द्र के किन्हीं तीन उपन्यास। तो जैनेन्द्र के किन्हीं तीन उपन्यास, अभी हमने त्यागपत्र पढ़ लिया था, दो और पढ़ लेते हैं। जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास हैं परख, सुनीता और त्यागपत्र। इनके हमने परख, सुनीता और त्यागपत्र, इसके अलावा भी जैनेन्द्र जी के कुछ अन्य उपन्यास जो मैंने आपके लिए नोट डाउन कर लिए हैं, कल्याणी, व्यतीत और जयवर्धन, ये भी जैनेन्द्र कुमार जी के प्रमुख उपन्यास रहे हैं। आइए आप जान लेते हैं जैनेन्द्र कुमार जी से संबंधित कुछ अन्य रचनाएं। तो जैनेन्द्र कुमार जी की जो अगर हम रचनाएं की बात करें, प्रमुख कहानी और इनके निबंध संग्रह जो इन्होंने लिखे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्रमुख कहानी है इनकी फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जय संधि और पाजेब, ये इन्होंने कुछ कहानियां लिखी हैं जैनेन्द्र कुमार जी ने। इसके अलावा इनके निबंध संग्रह अगर हम बताएं तो निबंध संग्रह हैं जड़ की बात, ये और वे, साहित्य का श्रेय और प्रेय और पूर्वोदय, ये इनके निबंध संग्रह रहे हैं। जैनेन्द्र कुमार जी की प्रमुख कहानियाँ, प्रमुख उपन्यास, प्रमुख निबंध संग्रह, सभी के बारे में हमने जानकारी ले ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो है अज्ञेय द्वारा रचित किन्हीं दो उपन्यासों के नाम लिखिए। तो अज्ञेय द्वारा रचित किन्हीं दो उपन्यासों के नाम, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, नदी के द्वीप और शेखर एक जीवनी, ये मैंने आपको बताए हुए थे अज्ञेय जी के उपन्यास। इसके अलावा अपने अपने अजनबी, ये भी अज्ञेय जी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। अब अगर हम बात करें अज्ञेय जी द्वारा रचित कविता संग्रहों की बात करें, देखिए कुछ अन्य रचनाएं हैं इनकी, अज्ञेय जी की कविता संग्रह और यात्रा वृतांत हैं। चलिए एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। अज्ञेय जी के कविता संग्रह हैं हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रोंदे हुए थे, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार,
पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। ये सभी रचनाएं अज्ञेय जी की हैं। अज्ञेय जी का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और इनकी प्रमुख कविता संग्रह मैंने आपको बता दिए। यात्रा वृतांत रचनाओं के बारे में अगर हम चर्चा करें तो अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, ये दो इनकी प्रमुख यात्रा वृतांत रचनाएं हैं। कविता संग्रह हमने जान लिए, और इनके उपन्यास हैं नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी और शेखर एक जीवनी। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हैं? तो उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, और ये समालोचक पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। तो अगर प्रश्न पूछता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की पत्रिका का नाम क्या है, तो उनकी पत्रिका का नाम है समालोचक। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की 4 कहानियों के नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 4 कहानियां हैं पुरस्कार, ममता, मधुआ और गुंडा। अगर आप लोगों ने पीछे वीडियो देखा है तो मैंने आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी की सभी रचनाएं बताई थी। उसमें मैंने आपसे बताया था कि छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, ममता, मधुआ, गुंडा, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रेमचंद्र द्वारा रचित किन्हीं 4 कहानियों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद्र द्वारा रचित 4 कहानियां हैं शतरंज के खिलाड़ी, कफन, पंच परमेश्वर और ईदगाह। कुछ देर पहले हमने प्रेमचंद जी की सारी रचनाएं, सारे जितने भी उनके उपन्यास थे, कहानियां थीं, वो सभी में हमने चर्चा की थी। एक बार फिर मैं आपको कहानियां बता देता हूं। प्रेमचंद जी की कहानियां कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा, शतरंज के खिलाड़ी और ईदगाह। मैंने प्रेमचंद जी की सारी रचनाएं पीछे आपको बताई हैं वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होंगी। एक बार हमने उसको आपको दोबारा रिकॉल करवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुलाई वाली कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो दुलाई वाली कहानी बंग महिला नाम है। ये किसका नाम है? राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला के नाम से पुकारा जाता है हिंदी साहित्य में। तो दुलाई वाली कहानी के रचयिता हैं बंग महिला, या फिर कह सकते हैं राजेंद्र बाला घोष। दोनों ही नाम आप याद रखिए, बंग महिला और इन्हीं का नाम है राजेंद्र बाला घोष। तो राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो सभी लोग जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि। सभी को जानकारी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम। अगला प्रश्न है ठलुआ क्लब निबंध के लेखक कौन हैं? तो ठलुआ क्लब निबंध के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ठलुआ क्लब निबंध के लेखक बाबू गुलाब राय हैं, और बाबू गुलाब राय की एक अन्य महत्वपूर्ण रचना का नाम है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं, ये 2 रचनाएं बाबू गुलाब राय की इंपॉर्टेंट हैं, ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अज्ञेय जी की हमने रचनाएं देख ली थी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है पद्मलाल पुन्नालाल की एक निबंध रचना का नाम लिखिए। पूरा नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इनकी एक निबंध रचना का नाम लिखना है जिसका नाम है पंचपात्र। तो इसको नोट डाउन रखिएगा। पद्मलाल पन्नालाल जी की निबंध रचना का नाम है पंचपात्र। आगे है प्रश्न बिहारी सस्सई की भूमिका किसकी रचना है? तो बिहारी सस्सई की भूमिका पद्म सिंह शर्मा जी की रचना है। किसकी रचना है? पद्म सिंह शर्मा जी की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथों के नाम लिखिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। इसके अलावा जायसी ग्रंथावली की भूमिका। ये 2 इंपॉर्टेंट आलोचनात्मक ग्रंथ हैं जिनकी रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की है, और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न है हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? तो देखिए हिंदी नवरत्न नामक जो रचना है उसके लेखक हैं मिश्र बंधु। कौन है? मिश्र बंधु। असल में मिश्र बंधु ये 3 भाई थे जिनको मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता था। पहले भाई थे गणेश बिहारी मिश्र, दूसरे थे श्याम बिहारी मिश्र, तीसरे थे सुखदेव बिहारी मिश्र। तो ये
3 मिस्र भाई थे जिनको मिस्र बंधु के नाम से जाना जाता है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र। यदि हिंदी नवरत्न के प्रकाशन की बात करें तो हिंदी नवरत्न का प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ था, 1910 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है श्याम सुंदर दास के 2 आलोचनात्मक ग्रंथों के नाम लिखिए। तो श्याम सुंदर दास जी के 2 आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, पहला है साहित्य लोचन, दूसरा है रूपक रहस्य। ये दोनों ही श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। और श्याम सुंदर दास जी के बारे में सभी लोग जानते हैं, ये काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक रहे हैं। इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी और 1901 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1901 ईस्वी में ये जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे, 1901 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम आत्मकथा व उसके लेखक कौन हैं। तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा और उसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं बनारसी दास जैन। बनारसी दास जैन की रचना का नाम है अर्धकथानक, जो कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा है, अर्धकथानक। इसके लेखक भी याद रखिए, बनारसी दास जैन। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा का नाम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ध्यान दीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे, मुंशी प्रेमचंद्र, ये कुछ ऐसे हमारे रचनाकार हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा का नाम है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ओके, तो इनकी आत्मकथा का नाम है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। आगे अगला प्रश्न है परिव्राजक की प्रजा। परिव्राजक की प्रजा किसकी आत्मकथा है? परिव्राजक की प्रजा किसकी आत्मकथा है? परिव्राजक की प्रजा शांति प्रिय द्विवेदी जी की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी जी की आत्मकथा का नाम है परिव्राजक की प्रजा। ओके, अगला प्रश्न है वियोगी हरि की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो वियोगी हरि की आत्मकथा का नाम है मेरा जीवन प्रवाह। क्या नाम है? मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि जी की आत्मकथा का नाम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आधे रास्ते और सीधी चट्टान। आधे रास्ते और सीधी चट्टान किसकी रचना है? तो आधे रास्ते और सीधी चट्टान के एम मुंशी जी की रचना है। किसकी रचना है? के एम मुंशी जी की रचना है। अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं के नाम बताने हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, सबको पता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके अलावा नीड़ का निर्माण, फिर और बसेरे से दूर, ये इनकी आत्मकथाएं रचनाएं हैं। इसके अलावा 10 द्वार से सोपान तक, ये भी इनकी एक आत्मकथा रचना है। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद यहां पर करूं है, ध्यान दीजिएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, और नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। क्लियर है? तो ये हमारे हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथाएं हैं। इसके अलावा अगर हम हरिवंश राय बच्चन की कुछ अन्य कविता संग्रहों की बात करें तो मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ अन्य रचनाएं हैं। ओके, अब आगे अगला प्रश्न है कलम का मजदूर किसके जीवन को आधार बनाकर लिखी गई है? तो देखिए, कलम का जो मजदूर रचना है वो मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई है और इसके लेखक हैं मदन गोपाल जी। कौन हैं? मदन गोपाल जी इसके लेखक हैं। कलम का मजदूर ये प्रेमचंद जी के जीवन पर लिखी गई है। इसके अलावा एक मिलती जुलती रचना है कलम का सिपाही, ये भी प्रेमचंद जी के जीवन पर लिखी गई रचना है, लेकिन इसके जो रचनाकार हैं वो है अमृत राय। तो अमृत राय की जीवनी का नाम है कलम का सिपाही, ये भी प्रेमचंद जी के ऊपर लिखी गई, उनके जीवन पर लिखी गई एक रचना है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है हिंदी की पहली जीवनी किसे माना गया है? तो हिंदी की जो पहली जीवनी है
वो किसको माना गया है, वो भक्तमाल को माना गया है और इसके रचनाकार हैं नाभादास। तो नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल को हिंदी की पहली जीवनी माना गया है। तो अगर हिंदी की पहली जीवनी भक्तमाल है तो पहले जीवनीकार कौन होंगे, नाभादास होंगे। नॉर्मल सी बात है, जिसने पहली रचना की वही तो उस चीज का पहला रचनाकार, उस विधा का पहला रचनाकार माना जाएगा। जैसे भक्तमाल पहली जीवनी है तो उसके जो रचनाकार है नाभादास, वो पहले जीवनीकार कहलाएंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं हिंदी की कुछ ऐसी रचनाएं, ऐसी बातें जो प्रथम बार हुई थी। तो हिंदी में क्या है प्रथम, आइए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यदि हिंदी के प्रथम महाकाव्य की बात करें तो उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। यदि हिंदी के प्रथम महाकवि की अगर हम बात करें तो उनका नाम है चंद्रवरदाई। चूंकि चंद्रवरदाई की रचना का नाम ही है पृथ्वीराज रासो, तो पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो हुआ, तो उसके जो रचनाकार हुए वो पहले महाकवि कहलाए चंद्रवरदाई। हिंदी का प्रथम नाटक तो वह था नहुष, और नहुष की रचना किसने की, गोपाल चंद्र गिरधरदास जी ने, इसलिए ये हिंदी के प्रथम नाटककार कहलाए। हिंदी की प्रथम कहानी तो इसका नाम है इंदुमती, और इंदुमती की रचना किसने की, किशोरी लाल गोस्वामी जी ने, इसलिए ये हिंदी के प्रथम कहानीकार कहलाए। जो जिसने पहले कहानी लिखी वो कहानीकार कहलाया। किशोरी लाल गोस्वामी जी ने पहली कहानी इंदुमती लिखी तो ये पहले कहानीकार कहलाए। इसी तरह से हिंदी का प्रथम उपन्यास तो परीक्षा गुरु होता है। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है, इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास जी, इसलिए इनको हम हिंदी का प्रथम उपन्यासकार कहते हैं। अगर हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्तांत की बात करें तो हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा। आज के ही इस वीडियो में हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया हुआ है जब हमने भारतेंदु जी के बारे में चर्चा की थी। तो सरयू पार की यात्रा के लेखक हैं भारतेंदु जी। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन माने जाते हैं। तो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं स्वयंभू, और स्वयंभू ने ही हिंदी का प्रथम ग्रंथ पयोम चरेऊ लिखा है। क्या लिखा है, पयोम चरेऊ हिंदी का प्रथम ग्रंथ स्वयंभू ने लिखा है, और ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र की अगर बात करें तो उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य कौन सा है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास है। और खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है, तो जिन्होंने प्रिय प्रवास की रचना की है वही खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हैं, और प्रिय प्रवास की रचना की है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। अगला है खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना तो आज हमने चर्चा की हुई है चंद छंद वर्णन की महिमा, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है और इसकी रचना की है कवि गंग ने, इसलिए इनको हम खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचनाकार कहते हैं। तो क्लियर हो गया, हिंदी में जो चीज़ें प्रथम जो घटित हुई हैं हिंदी साहित्य में वो सारी की सारी मैंने एक जगह आपको अवेलेबल करवा दी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सारा का सारा जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारा निचोड़ मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है शांति जोशी ने किसकी जीवनी लिखी है। तो शांति जोशी ने सुमित्रानंदन पंत जी की जीवनी लिखी है और उसका नाम है सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य। किस नाम से, सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य के नाम से शांति जोशी जी ने सुमित्रानंदन पंत जी की जीवनी लिखी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चैतन्य महाप्रभु के लेखक कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु के लेखक हैं अमृतलाल नागर। कौन है, अमृतलाल नागर चैतन्य महाप्रभु के लेखक हैं। अगला प्रश्न है सत्यदेव परिव्राजक द्वारा रचित संस्मरण विधा की एक रचना का नाम लिखिए। तो मेरी कैलाश यात्रा, रचना का नाम है मेरी कैलाश यात्रा, सत्यदेव परिव्राजक द्वारा रचित एक संस्मरण रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा की 4 संस्मरणात्मक रचनाओं के नाम लिखिए। तो देख लीजिए 4 क्या और भी ज्यादा जो रचनाएं हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। महादेवी वर्मा की संस्मरणात्मक रचनाएं हैं पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, स्मारिका और स्मृति चित्र, मेरा परिवार, संस्मरण। ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की संस्मरणात्मक रचनाएं हैं। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, स्मारिका, स्मृति चित्र, मेरा परिवार और संस्मरण।
ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की संस्मरण रचनाएं हैं। आगे जान लेते हैं हम थोड़ा महादेवी वर्मा जी के बारे में, जान लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। तो देखिए महादेवी वर्मा की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा, यामा, श्रृंखला की कड़ियां, ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इसके अलावा सभी लोग जानते हैं प्रसाद पंत निराला वर्मा, छायावाद के जो 4 स्तंभ में हैं उनमें से जो वर्मा हैं वो हमारी महादेवी वर्मा जी हैं। ये छायावाद की प्रमुख स्तंभ हैं और इनको आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। ओके, क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जिन्होंने जीना जाना किसकी रचना है? जिन्होंने जीना जाना किसकी रचना है? तो जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सेठ गोविंद दास की 2 संस्मरणात्मक रचनाओं के नाम लिखिए। तो सेठ गोविंद दास जी की 2 संस्मरणात्मक रचनाएं हैं स्मृति कण और चेहरे जाने पहचाने। ये दोनों ही रचनाएं सेठ गोविंद दास जी की संस्मरणात्मक रचनाएं हैं। आगे हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसकी रचना है? तो कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर जी की। आगे लोकदेव नेहरू किसकी रचना है? तो लोकदेव नेहरू रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। आइए जान लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कुरुक्षेत्र, रेणुका, रश्मि रथी, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार और अर्धनारीश्वर। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राहुल सांकृत्यानंद द्वारा रचित 4 यात्रा वृत्तांतों की रचनाओं के उल्लेख कीजिए। तो देखिए इनकी रचनाएं हैं मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, हिमालय परिचय और किन्नर देश में। ये सभी राहुल सांकृत्यानंद द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत हैं। राहुल सांकृत्यानंद ने बहुत सारे यात्रा वृत्तांत रचनाएं लिखी हैं। उनके अन्य के बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो राहुल सांकृत्यानंद का जो जीवन था वो पूरी तरह से घुमक्कड़ जीवन था। वो जिस भी स्थान पर जाते थे, जिस भी देश में जाते थे, वहाँ से संबंधित रचनाएं लिख देते थे। इसलिए कहा जाता है कि ये राहुल सांकृत्यानंद जी जो हैं वो घुमक्कड़ जीवन से संबंधित रहे और इन्होंने अपने घुमक्कड़ पर बहुत सारी रचनाएं लिखी। तो राहुल सांकृत्यानंद जी के बारे में कुछ जानकारी, इनकी प्रमुख रचनाएं, और इनका जो वास्तविक नाम था वो था केदारनाथ पांडे। तो इसको नोट डाउन रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बार बार प्रश्न परीक्षा में पूछ लेते हैं कि राहुल सांकृत्यानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो केदारनाथ पांडे। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? अन्य जो यात्रा वृत्तांत इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं उनमें से हैं वोल्गा से गंगा, मेरी जीवन यात्रा, रूस में 25 मास, यूरोप यात्रा, घुमक्कड़ स्वामी, विश्व की रूपरेखा। ये सभी राहुल सांकृत्यानंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा अभी अभी हमने जाना मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में और हिमालय परिचय। ये सभी रचनाएं भी राहुल सांकृत्यानंद जी की यात्रा वृत्तांत हैं। अगला प्रश्न है देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत का नाम लिखिए। देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा, तो देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है धरती गाती है। क्या नाम है? धरती गाती है। अगला प्रश्न है सुबह के रंग यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? रचना का नाम है सुबह के रंग। यह एक यात्रा वृत्तांत है। इसके लेखक का नाम पूछा गया है। तो सुबह के रंग यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं अमृत राय। क्या नाम है? अमृत राय। और मैंने बताया था अभी कि अमृत राय जी ने प्रेमचंद जी पर जीवनी लिखी है जिसका नाम है कलम का सिपाही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित 2 रेखा चित्रों के नाम लिखिए। तो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित 2 रेखा चित्र हैं लाल तारा और माटी की मूर्तें। ये दोनों ही रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे गए हैं। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य जो रचनाएं हैं वो भी मैंने आपको स्क्रीन पर उपलब्ध करवा दी हैं, देख सकते हैं आप। पतितों के देश में, गेहूं और
तोला मोस्ट इंपॉर्टेंट, चिता के फूल, मील के पत्थर और माटी, ये सभी रचनाएं राम वृक्ष बेनीपुरी जी की हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है देवेंद्र सत्यार्थी के दो रेखा चित्रों के नाम लिखिए। तो देखिए देवेंद्र सत्यार्थी जी के दो रेखा चित्र हैं पहला है रेखाएं बोल उठी और दूसरा है सौंदर्य बोध। ये दोनों ही देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित दो रेखा चित्र हैं। इसके अलावा अभी हमने देखा था इनका देवेंद्र सत्यार्थी जी की जो यात्रा वृतांत हमने धरती गाती है अभी रचना एक डिस्कस की थी। अगली ये दो रेखा चित्र हैं रेखाएं बोल उठी और सौंदर्य बोध। अगला प्रश्न है युद्ध यात्रा के रचनाकार कौन है। तो देखिए दोस्तों युद्ध यात्रा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती जी। कौन है? धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी की भी कुछ रचनाएं हैं जो बार बार पेपर में रिपीट होती हैं, पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। वो हैं ठंडा लोहा, गुनाहों का देवता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सूरज का सातवां घोड़ा, कनु प्रिया, ठेले पर हिमालय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अंधा युग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चांद और टूटे हुए लोग। तो जितनी भी मैंने रचनाएं धर्मवीर भारती की आपको बताई हैं उनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर पूछा जाएगा कुछ भी धर्मवीर भारती से संबंधित तो इसके बाहर नहीं आने वाला। अगला प्रश्न है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित रिपोर्ताज का नाम लिखिए। तो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित रिपोर्ताज का नाम है प्लाट का मोर्चा। क्या नाम है? प्लाट का मोर्चा। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित रिपोर्ताज का नाम है प्लाट का मोर्चा। अगला प्रश्न है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की किन्हीं दो रिपोर्ताज रचनाओं का नाम लिखिए। किसकी? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की। तो देखिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा रचित रिपोर्ताज रचनाएं हैं एक तस्वीर के दो पहलू और क्षण बोले कर मुस्कुराए। दो रचनाएं हैं। पहली रचना है एक तस्वीर के दो पहलू, दूसरी है क्षण बोले कण मुस्कुराए। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं माटी हो गई सोना और जिंदगी मुस्कुराई। इनको भी आप नोट डाउन करके रखिए, अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इनसे बाहर नहीं आने वाला। अगला प्रश्न है लक्ष्मीपुरा किसकी रचना है। लक्ष्मीपुरा किसकी रचना है? तो लक्ष्मीपुरा डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की रचना है। किसकी रचना है? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की रचना है लक्ष्मीपुरा। मैं इनसे मिला के लेखक कौन है? तो मैं इनसे मिला के लेखक हैं डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश। डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश मैं इनसे मिला के लेखक हैं। किसके? मैं इनसे मिला लेखक हैं डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश। द्विवेदी पत्रावली का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो द्विवेदी पत्रावली का प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। 1954 ईस्वी में द्विवेदी पत्रावली का प्रकाशन हुआ। भिक्षु के पत्र किसकी रचना है? तो भिक्षु के पत्र आनंद कौशल्यायन की रचना है। आनंद कौशल्यायन की रचना है। तो नोट कर लीजिएगा, काफ़ी थोड़ा अलग नाम है, थोड़ी अलग रचनाएं हैं। ये भी रचनाएं कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, यदि थोड़ा सा भी टफ करना होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन रख देते हैं। भिक्षु के पत्र किसकी रचना है? आनंद कौशल्यायन की रचना है। आनंद कौशल्यायन की रचना है भिक्षु के पत्र। अगला प्रश्न है पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम रचना का प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी। क्या है? 1971 ईस्वी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जितने भी हिंदी साहित्य से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु प्रश्न थे वो सब सॉल्व किए हैं। आपको उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जो भी नॉलेज प्रोवाइड की गई है आपके सारे काम आएगी और आप अपना नोट्स बनाकर रखिए। और ऐसे ही मनोरंजक ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। और अब हम मिलेंगे अगले किसी अन्य वीडियो में ऐसे ही अच्छे मज़ेदार और नॉलेजेबल टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।